हाय दोस्तों, मैं पीयूष स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीडीसी सेकेंड सेम के पेपर एडिटेंट्स के यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में आपको ई गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है, आधार कार्ड, ई गवर्नेंस क्या होती है, उमंग ऐप्स, डिजिटल लॉकर, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है। और सेकंड पार्ट में साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ अटैक्स, क्रिमिनल फ्रॉड, फिशिंग, स्पूफिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर, मालवेयर, लॉजिक बम्स, डैनियल ऑफ सर्विसेज, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे पार्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया है और आगे वाली वीडियो में मैं आपसे पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज ई गवर्नेंस। अब दोस्तों आते हैं व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होती क्या है? तो दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोसेस हैं उन प्रोसेस के अंदर अगर कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो वो हमारी ई गवर्नेंस कहलाती है। मैं फिर से बताता हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोसेस हैं अगर उन प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर दिया जाए या इन्वॉल्व कर लिया जाए तो वो मेरा जो है ई गवर्नेंस कहलाता है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों कि जो प्रोसेस कंप्यूटर मतलब जो भी प्रोसेस है अगर उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाएगा तो प्रोसेस सिंपल हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब ये प्रोसेस होती क्या है? तो दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत टाइप की होती है। कोई स्कीम देना, ये भी एक प्रोसेस है। कुछ एक जैसे कि बिजली का बिल भरना, ये भी एक प्रोसेस है। नल का बिल भरना, पानी का बिल भरना, ये भी एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस के लिए पब्लिक को परेशान होना पड़े, मान लीजिए सब ऑफलाइन होता तो आप जाके घंटों लाइन में खड़े रहते, फिर खड़े होकर आप अपना बिल भरते, फिर बिल में अगर मान लीजिए गलती हो जाती उसको सुधरवाते, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती, टाइम वेस्ट होता। पहला ऐसा होता था, पर अब जितनी भी प्रोसेस है सब में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया। जब कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है तो प्रोसेस आसान हो गई है। आप घर बैठे आजकल बिल भर सकते हैं, घर बैठे ही उसका सुधार भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ई गवर्नेंस कहते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो प्रोसेस होती है वो सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब जब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई प्रोसेस आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी, अकाउंटेबल हो जाएंगी, तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट की पैठ बढ़ती है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है वो बढ़ता है पब्लिक के बीच में, और एक विश्वास बढ़ता है गवर्नमेंट का पब्लिक के बीच में। दोस्तों, ये था हमारा ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस को कितने पार्ट में मतलब ई गवर्नेंस इतने टाइप की हो सकती हैं। तो एक तो G2B बोलते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये प्रोसेस गवर्नमेंट टू बिजनेस हो सकती है। दूसरा होता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सारी प्रोसेस गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए हो सकती है। तीसरा होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सारी प्रोसेस जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के लिए हो सकती हैं। फिर अगला है गवर्नमेंट टू EI, गवर्नमेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी प्रोसेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए हो सकती हैं। अगला होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और उसका अगला होता है गवर्नमेंट टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, G2O। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे। सबसे पहले आते हैं हम लोग गवर्नमेंट टू सिटीजन के ऊपर। कोई भी प्रोसेस अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोसेस या कोई स्कीम लॉन्च की है सिटीजन के लिए, उस प्रोसेस को वो प्रोसेस लॉन्च हुआ, उसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्व हुआ है, तो वो हमारा एक टाइप का ई गवर्नेंस हो गया, जिसको हम गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलेंगे। अब इसके अंदर किस टाइप की सर्विसेज आ गई? इस टाइप के अंदर सर्विसेज आ गई जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सारी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट देती है, पर अगर इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा तो ये प्रोसेस आसान हो जाएंगे। तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। दोस्तों, अगला टॉपिक है गवर्नमेंट टू बिजनेस। दोस्तों, गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि कोई भी देश है जो टैक्स कलेक्शन होता है, या कोई भी देश है वो बिना बिजनेस के नहीं चलता। जितना टैक्स कलेक्शन होता है वो सारा बिजनेस से ही होता है। तो गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन्स के लिए या बिजनेस के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। अब उस स्कीम्स को वो स्कीम्स आती है तो उस स्कीम्स को लॉन्च करने से लेके इम्प्लीमेंट करने तक अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेगा तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। तो ये जो है हमारा G2B कहलाता है।
दोस्तों अगला जो अगला ई गवर्नेंस है वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो उस स्कीम में कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेगा, तो ये भी एक तरह का ई गवर्नेंस रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरी प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक प्रोसेस लॉन्च करती है किसी विलेजेस के लिए, मान लीजिए कोई एक स्कीम लॉन्च हुई विलेजेस के लिए, तो विलेजेस में उस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत के ऊपर आती है। तो ग्राम पंचायत भी अपने आप में एक छोटी सी गवर्नमेंट है, तो ये अगर इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेगा तो ये सारी प्रोसेस जो है ये भी ई गवर्नेंस के अंदर आएगी। तो ये भी एक टाइप की ई गवर्नेंस है। और दोस्तों अगला है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। कोई भी देश है दोस्तों, अगर उस देश में वो गवर्नमेंट सबसे बड़े एम्प्लॉयर होती है, मतलब गवर्नमेंट इतने लोगों को जॉब्स देती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। इन स्कीम्स को उन तक पहुंचाना, उनको प्रोवाइड करना। अगर ये लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी। तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। दोस्तों अगला जो ई गवर्नेंस है वो है गवर्नमेंट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों क्या है कि देश की पब्लिक को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं वो सारी जो है उन तक पहुंच सकें अच्छे से, वो सारी ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। दोस्तों अगला जो है वो है गवर्नमेंट टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट है तो वो बहुत कलेक्शन होता है बहुत सारे छोटे व बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपस में काम करते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। इन स्कीम्स के ये बेनिफिट्स होते हैं। ये स्कीम्स इसलिए लॉन्च की जाती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप कर सके और इस देश को आगे लेके जा सके। तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस होती है। तो ये दोस्तों जितनी भी 6 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी मेरी ई गवर्नेंस की पार्ट्स हैं। या कह सकता हूँ कि ई गवर्नेंस के मतलब ई गवर्नेंस इतने टाइप की हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों बनी बात है, जब कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेगा तो सबसे पहली बात जो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की, वो सॉल्व होगी। तो इससे करप्शन रिड्यूस होता है। दूसरी बात हाई ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों हाई ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, आप कोई बंदा अगर मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया, तो अगर उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है या आईटी इन्वॉल्व है, तो उसको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरेगा, वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो उसको पता होगा कि मेरा फॉर्म अभी किस स्टेज पे। उसमें टाइम भी आ जाता है कि इस टाइम पे आपको आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये जो भी ई गवर्नेंस सर्विसेज होती हैं वो हाईली ट्रांसपेरेंट होती हैं। तीसरा दोस्तों जो इसका बेनिफिट है वो है कन्वीनियंस का बढ़ना। बनी बात है, कन्वीनियंस तो बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता था पहले अगर कोई फॉर्म भरना होता था तो बंदा गांव से बस में बैठ के चलता था और फिर शहर आता था, फिर शहर में घंटों लाइन में खड़ा होता था, फिर लाइन में खड़े होकर फॉर्म लेता था, फिर उसको सबमिट करने के लिए फिर वो वहीं लाइन में खड़ा होता था, फिर सबमिट करता था। तो ये काफ़ी वेस्टेज ऑफ टाइम था। लेकिन अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गए, तो कंप्यूटर जब इन्वॉल्व हो गए तो ये सारी प्रोसेस बहुत आसान हो गई है। कोई भी बंदा है वहीं घर पे बैठे बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से या किसी भी कियोस्क से फॉर्म भर सकता है, तो उसको गांव से शहर आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑफलाइन होने से क्या होता था, ये सारी जितनी प्रोसेस हैं, जो फीस वगैरह आती हैं, वो सारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं थी। लेकिन ये सब जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई, सारी ई गवर्नेंस ऑनलाइन हो गई, गवर्नमेंट सारी स्कीम्स ऑनलाइन हो गई, तो ये जीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो जीडीपी हमारे इंडिया की बड़ी है इससे। इसके अलावा रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट। दोस्तों ये ओवरऑल कॉस्ट का रिडक्शन इसलिए है क्योंकि मैंने भी आपको बताया, बंदा गांव से चलेगा, उसको वहाँ पे किराया लगाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे खाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा। तो ये जितना कॉस्ट उसका लगता था उसका रिडक्शन हो जाता है, मतलब जो टोटल कॉस्ट थी उसका रिडक्शन हो जाता है अगर वो बेनिफिट्स जो हैं ई गवर्नेंस से दिए जाते हैं। तो इसके अलावा एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट।
दोस्तों जब कोई स्कीम अगर कंप्यूटर के द्वारा लॉन्च होगी या इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा तो उसकी जो रीच है वो गांव-गांव तक होगी, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, हर गांव में लगभग सभी जगह इंटरनेट है। इसलिए गवर्नमेंट की जो रीच होगी, गवर्नमेंट की जो पहुंच होगी वो गांव-गांव तक होगी, मोस्ट रिमोट एरियाज़ में भी होगी। तो ये थे ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स। अब दोस्तों लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं कि इसके नुकसान क्या है या इसके लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप एन इम्प्लीमेंटेशन। ई गवर्नेंस को लागू करने में बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है। दूसरा लिमिटेशन ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो जो हैं सिटीजन को इंगेज नहीं करती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे अगर कोई स्कीम बनानी है तो उसमें सिटीजन इंगेज नहीं होते हैं। जब वो इंगेज नहीं होते हैं तो उनका प्रॉपर फीडबैक नहीं आता है। जब प्रॉपर फीडबैक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये इसका अगला लिमिटेशन है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा लिमिटेशन है कि कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली भी नहीं पहुंची है, ठीक है। अब जब बिजली नहीं पहुंची तो इंटरनेट एक्सेस कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या हो कि जो लो इनकम ग्रुप एरियाज़ हैं, जहाँ पे लो इनकम ग्रुप एरियाज़ हैं, जहाँ पर रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे लोगों को फॉर्म भरने की फैसिलिटी या उन स्कीम्स को लेने की फैसिलिटी तक वहाँ से शहर आना पड़ेगा या कहीं कोई पास कस्बों में जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है जिनको कंप्यूटर नहीं आता। मतलब किसी बंदे को कंप्यूटर आता है तो आसानी से फॉर्म भर लेता है, पर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे फॉर्म भरेगा, वो कैसे उस स्कीम का बेनिफिट ले पाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा जो कंपनी मतलब ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करेगी कंप्यूटर के थ्रू, तो वो ब्राउज़र को यूज़ करेगी, प्लगइन्स को यूज़ करेगी, लैंग्वेजेस को यूज़ करेगी। हमारे देश में हर गांव में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर्स तो हमारे देश में है ही। इसके अलावा जो टेक्निकल इशू जैसे ब्राउज़र हो गया, प्लगइन्स हो गया, ये भी एक टेक्निकल इशू आता है जो भी इसका लिमिटेशन ही है। इसके अलावा जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो एक ईमेल एड्रेस मांगते हैं या मोबाइल नंबर मांगते हैं फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी होने का डर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि एक तो हो सकता है किसी के पास ईमेल एड्रेस ना हो या हो सकता है किसी के पास मोबाइल ना हो, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक लिमिटेशन है ई गवर्नेंस का। दोस्तों अगला जो है लेक ऑफ प्राइवेसी। लेक ऑफ प्राइवेसी वही मतलब जैसे आधार कार्ड लेते हैं, हमसे आधार कार्ड ले लेते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं, वो वहाँ पे स्कैन करके अटैच करते हैं, तो वो हमारा जो है प्राइवेसी का लीक होना माना जाता है। दोस्तों ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस कितने टाइप की ई गवर्नेंस है वो समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, ई डेमोक्रेसी। अब दोस्तों जैसे ई गवर्नेंस है वैसे ही ई डेमोक्रेसी भी है। अब ई डेमोक्रेसी क्या है, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, चुनाव करवाना, पहले तो कैंडिडेट्स को खड़ा करना, वोटिंग करवाना, वोटिंग की गिनती करवाना, चुनाव करवाना, ये सारी चीज़ें हमें ई डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। अब ये तो सब डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। अगर इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाए तो ये हमारी ई डेमोक्रेसी कहलाती है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। अब बैलेट पेपर चुनाव होते थे तो काफ़ी पैसा लगता था, क्योंकि बैलेट पेपर छपवाना, फिर उसके बाद वोटिंग करने में भी टाइम लगता था, फिर गिनने में भी टाइम लगता था, फिर इतने सारा मेन पावर लगता था। पर आजकल क्या हो गया, मशीन से वोटिंग काउंटिंग हो गई, मशीन से वोटिंग हो गई। तो इससे क्या होता है, ये कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया, तो इससे क्या हुआ, वोटिंग भी आसान हो गई। वोटिंग आसान होने के साथ साथ क्या हो गया, कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया तो इसके साथ गिनती भी आसान हो गई, और जो मेन पावर लगता था वो भी लगभग आधा हो गया। दोस्तों ये जो है ये ई डेमोक्रेसी ही है। अब अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है ई वोटिंग के ऊपर, मतलब आप अपने मोबाइल से वोट दे सकते हैं कहीं पे भी जाएंगे। ई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ई इलेक्शंस के ऊपर, तो ये की पॉइंट्स हैं ई डेमोक्रेसी के। मतलब अब जो आने वाला टाइम है उस पर आपको वोट देने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने अंगूठे से, अपने मोबाइल फ़ोन से खुद ही वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ई डेमोक्रेसी। अब दोस्तों अगला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोस्तों क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करती है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करती है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हमारा पीपीपी मॉडल कहलाता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल।
इसमें क्या होता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देती है, काम करती है प्राइवेट फर्म, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट फर्म देती है, गवर्नमेंट काम करती है। तो ऐसे कोई भी मॉडल जिसके अंदर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियां दोनों साथ में कोलैबोरेशन करके कुछ काम करें, तो वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहलाता है। अब मैं दोस्तों आपसे डिस्कस करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इससे अच्छा एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है तो उसको मजदूर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कौन मजदूर काम कर रहा है, ठेकेदार का अरेंजमेंट करना पड़ता है और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट आजकल फुली पीपीपी मॉडल पे ही काम करती है। इसके अलावा वो खुद कभी ये नहीं सोचती कि मुझे मतलब गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है तो गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ा देता है, पर हेडेक कम कर देता है। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है कि फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब दोस्तों बनी बात है, जब कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व रहेगी तो वो सिर पे खड़े होकर काम करवाएगी, जब सिर पे खड़े होकर काम होगा तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होंगे। दोस्तों तीसरा जो बेनिफिट है वो है ROI। जब दोस्तों कोई भी पीपीपी मॉडल है, अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है तो बैंक आसानी से उसको लोन दे देता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI है वो मतलब बाकी बैंकों से उसको मतलब कम मिलेगा। दोस्तों चौथा जो बेनिफिट है वो है रिस्क आर फुली एप्रिशिएटेड अर्ली ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। तो जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी वो पहले ही डिसाइड हो जाती है, तो रिस्क काफ़ी कम होता है पीपीपी मॉडल के अंदर। अब दोस्तों इनके थोड़ी लिमिटेशंस के बारे में या डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि इट कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्व रहेगी तो अपना मार्जिन अपना प्रॉफिट भी देखेगी, इसलिए गवर्नमेंट कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो पार्टनरशिप है वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती पर हो नहीं पाती। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी जब भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल लॉन्च होगा तो प्राइवेट कंपनी हमेशा अपना फ़ायदा ज़्यादा देखेगी बनिस्बत गवर्नमेंट के। तीसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों कि जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर पीपीपी मॉडल के अंदर वो प्रॉफिट जो है कंपनी के पास जाने का ज़्यादा चांस। प्राइवेट कंपनी जब अपना बेनिफिट देखती है तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और इसके अलावा क्या है कि कंप्लीशन, कॉम्प्लेक्सिटी, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सब जो है अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी और मान लीजिए लॉस हो जाता है तो ये सारा गवर्नमेंट के सिर पे भी पड़ता है, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर कोई आपने प्रोजेक्ट किसी को दिया हुआ है पीपीपी मॉडल पर, तो अगर गवर्नमेंट के पास उसके एक्सपर्ट पर्सन्स नहीं हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि फिर पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही चला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कहीं फाइबर ऑप्टिक बिछानी है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए और उन्होंने किसी कंपनी को हायर किया, तो अगर गवर्नमेंट के पास फाइबर ऑप्टिकल केबल के एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या होगा, पूरा जो भी नॉलेज रहेगा वो प्राइवेट कंपनी वालों की रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट को उनकी ही सुननी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है पीपीपी मॉडल के अंदर। तो दोस्तों ये थे बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले टॉपिक के, क्योंकि ये बताती है या फिर ये अब दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा UIDAI के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो एजेंसी है इसको 12 जुलाई 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था अंडर द एक्ट 2016। इस एक्ट का नाम है आधार एक्ट 2016। अब इसका मेन मोटो क्या था इस एजेंसी को बनाने का? दोस्तों इस एजेंसी को बनाने का मेन मोटो था कि इंडियन जो पीपल हैं, जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, उसको एक ऐसा यूनिक आईडी देना जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों कि जो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो पर्टिकुलर उस पर्सन तक पहुँचे जिसके लिए वो लॉन्च की गई है। तो आधार कार्ड जो आप सुनते हैं, तो वो आधार कार्ड का नंबर आपके पास है
लेकिन ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आधार कार्ड को देना, उसको मेंटेन करना, उसको सिक्योर रखना, ये जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ UIDAI के पास हैं। और UIDAI ही रिस्पॉन्सिबल है आपके आधार कार्ड के नंबर के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए। अब आप जो पहला UID नंबर जो दिया गया था वो नंद ये थोड़ा सा स्पेल पता नहीं क्या है, नंदबुबर गांव है, उसमें 29 सितंबर को 2010 को पहला आधार कार्ड बनाया गया था महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अभी तक जो UIDAI ने इसने 124 करोड़ आधार कार्ड बना लिए हैं, जो 124 करोड़ इंडियंस के हैं, और ये निरंतर संख्या जारी है, निरंतर ये काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था UIDAI का, एक छोटी सी एजेंसी है जो कि आधार, छोटी सी तो नहीं कह सकता, काफ़ी बड़ी एजेंसी है जो इस पूरे डेटा को एनालिसिस करती है, इस डेटा को रखती है। जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं वो सब इसके माध्यम के द्वारा ही, आपके आधार कार्ड के माध्यम के द्वारा ही आप तक पहुंचती हैं। ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर लिया हुआ है आप लोगों के सामने, माय आधार माय प्राइड। आपके पास भी आधार होगा जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो ये आधार कार्ड जो है UIDAI ने दिया हुआ है आपको। अब दोस्तों आधार है क्या? तो दोस्तों आधार क्या है? एक 12 डिजिट का रैंडम नंबर है। ये रैंडम नंबर हर इंडियन के पास होना चाहिए। कोई भी सर्विसेज अगर आपको एंजॉय करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती हैं, उस सर्विस के अंदर इस 12 डिजिट आधार कार्ड का यूज़ होगा। ये हर इंडियन रेसिडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इस आधार कार्ड के अंदर आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो, आपके आँख के जो आइरिस हैं वो, और इस आधार कार्ड से आप डिफरेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती हैं उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों ये आधार कार्ड इंडिया में तो है ही है, इसके अलावा ये अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम से है। मतलब अमेरिका वाले भी हर अमेरिकन रेसिडेंट को एक नंबर देते हैं जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, तो उसको अपन सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आधार कार्ड क्या होता है ये आपको पता ही है मैंने जितने मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। और ये इस आधार कार्ड से पूरा डेटा, मतलब जैसे इंडिया है तो इंडियन गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे नागरिक कहाँ कहाँ पर हैं, क्या हैं वो, क्या कर रहे हैं, कौन सी स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं, कौन सी स्कीम्स उन तक पहुँचनी चाहिए। तो ये एक आधार कार्ड से ही उनके पास पूरा डेटा रहता है इंडियन गवर्नमेंट के पास, जिससे वो आपको पूरा मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये डेटा या ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना है। तो दोस्तों और ये टोटल फ्री है, टोटल ट्रांसपेरेंट है। आप मोबाइल से भी अपना आधार कार्ड देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, उससे भी यूनिक आइडेंटिफाई रहेंगे। आधार कार्ड अभी सभी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या पासपोर्ट बनवाना हो या आप कोई इनकम सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आधार कार्ड सब में कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो MP ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में। दोस्तों ये MP ऑनलाइन सर्विसेज है क्या? आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि MP ऑनलाइन के कियोस्क के पास चले जाओ, MP ऑनलाइन के पास चले जाओ। दोस्तों एक्चुअली ये MP गवर्नमेंट ने एक मतलब पार्टनरशिप की थी। ये PPP मॉडल के अंतर्गत है, जो PPP अभी हमने पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ MP ने एक PPP मॉडल के अंतर्गत TCS से PPP मॉडल को साइन किया था। TCS से PPP मॉडल को साइन किया था, मतलब इसकी TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे स्कीम्स निकालती है या जो भी E-गवर्नेंस होना है गवर्नमेंट ऑफ MP की तरफ से, उसका पूरा जिम्मा जो है वो TCS को दे दिया गया। जैसे कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना है तो वो भी अब TCS का जो TCS बनाएगी, उस पूरे प्रोसेस को TCS लॉन्च करेगी। इसके एवज में TCS लेगी क्या? इसके एवज में TCS लेगी 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ पर पर्सन, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर हम लाखों करोड़ों की बात करें तो। अब इसका काम क्या होगा TCS का? TCS का काम ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट बोलती है
उसके हिसाब से पोर्टल पे डिज़ाइन करना, मतलब ऑनलाइन सर्विस लॉन्च करना, उस स्कीम के बारे में ऑनलाइन सर्विस लॉन्च करना, उसके पूरे डेटा को मेंटेन करना। अभी दोस्तों ये एमपी ऑनलाइन सर्विसेज 51 डिस्ट्रिक्ट्स में है। 51 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग इसके जो है 28,000 से ऊपर कियोस्क हैं। और इससे बेनिफिट क्या हुआ पब्लिक को दोस्तों? इससे बेनिफिट ये हुआ पब्लिक को कि पब्लिक को कोई फॉर्म भरना है, जैसे व्यापम का फॉर्म भरना है, जो पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, कोई फॉर्म भरना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देके उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका रोल नंबर आपको निकालना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एमपी ऑनलाइन पे जाके अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करके आपका रोल नंबर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म के रिलेटेड हैं, इसके एमपी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पीईबी के जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, विभिन्न नौकरियों के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जो आपकी एमपीपीएससी की जो नौकरियां निकलती हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। इसके अलावा बहुत आप अपने बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल भी इस एमपी ऑनलाइन सर्विसेज कियोस्क से जमा कर सकते हो। एक मैंने आप इमेज दिखाई हुई है आपके सामने, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह आते हैं, सिटीजन सर्विसेज कियोस्क, ये पूरी चीज़ें जो हैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में। बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और लगभग हर डिपार्टमेंट की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी करना हो, किसी भी फॉर्म को भरना हो तो आप सिंपल एक पोर्टल पे क्लिक कीजिए, वो है एमपी ऑनलाइन सर्विसेज। और अगर आप एमपी में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन लोग उमंग ऐप के बारे में। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उमंग ऐप के बारे में। उमंग ऐप है क्या? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये ऐप काम कैसे करता है, यह ऐप है क्या? दोस्तों एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है और इस ऐप के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो सब इस ऐप पे अवेलेबल हैं। जैसे इससे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इस ऐप पे अवेलेबल हैं। और इन डिपार्टमेंट पर जो भी स्कीम आती है नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज इस ऐप पर हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे या iOS प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक मल्टी लैंग्वेज ऐप है। मल्टी लैंग्वेज ऐप का मतलब ये जहाँ पे भी जो आपकी लोकेशन है, वो इस लोकेशन में जो भी लैंग्वेज चलती है उस लोकेशन के हिसाब से, उस ऐप के हिसाब से ये काम करेगा। और इसको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी उसकी ई गवर्नेंस सर्विसेज है वो आम आदमी तक पहुंच पाएँ। उस आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सर्विसेज को उन्होंने ये ऐप बनाया हुआ है। और जो भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च होती है आम पब्लिक के लिए, वो सारी स्कीम्स, हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स इस ऐप पे अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है गूगल प्ले स्टोर का। यहाँ पे उमंग ऐप से यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी, ये मैं पिक्चर बड़ा करके बताऊँगा आपको, या आप खुद भी देख सकते हैं। पूरी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं। आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको आप देखिए। ये बहुत काम का ऐप है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके इन सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है वो डिजिटल लॉकर है। अब दोस्तों डिजिटल लॉकर है क्या? दोस्तों ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक की इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के प्रति। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि किसी और कंपनी पे डिपेंड ना होते हुए जो यूज़र है वो खुद गवर्नमेंट सर्विसेज को एंजॉय करें। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर नाम का ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये डिजिटल, जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, फिर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर डिजिटल लॉकर के अंदर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी फ़ोटोज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, सर्टिफिकेट हैं, उन सब को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं डिजिटल वे में। इसके लिए अभी आपको 1 GB स्पेस मिलती है फ्री, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए 1 GB स्पेस फ्री मिलती है।
और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपके डिग्री है, मार्कशीट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो सारे के सारे अपलोड करके स्टोर किए जा सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं और इसको कहीं भी किसी भी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजिटल ऐप है इसलिए सिक्योर भी, काफ़ी सिक्योरिटी इसके अंदर है। काफ़ी उन्होंने कोशिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपके डॉक्यूमेंट कोई दूसरा ना एक्सेस कर पाए, इसलिए इसमें सिक्योरिटी, काफ़ी सिक्योरिटी है। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं, तो इसको ये हैक भी हो सकता है, गॉड नोज, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए है ना, इस पर आपको बिलीव करना चाहिए और इस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था, ये छोटा सा मैंने एक ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपको वहाँ पे मिलेगा प्ले स्टोर पर, डिजी लॉकर ए सिंपल एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट वॉलेट। तो ये डॉक्यूमेंट वॉलेट के नाम से सारी चीज़ें जो है डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों इसमें ये है कि आप डिजिटल फॉर्म को ऐसा मत समझिए कि डिजिटल फॉर्म में आपका है तो आपके जो है आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। दोस्तों आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट सब डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, मतलब वो वहाँ से लिंक रहेगा उस डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे आपके पूरे जो हैं डॉक्यूमेंट, इनको आप शेयर करके यहाँ से कहीं भी भेज भी सकते हैं। तो डिजी लॉकर के बाद जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो आपका डिजिटल लाइब्रेरी। अब दोस्तों ये भी एक ऐप है जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, DLL, NDL। तो ये NDL के अंतर्गत इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों इसके अंदर है क्या, ये एक एक्चुअली ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है हमारे पूरे देश के लिए। इसमें जितनी भी बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स की बुक्स हैं, डिफरेंट राइटर की बुक्स हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर तरह का कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ने का यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक सिंगल और ये अभी भी निरंतर बढ़ रहा है, बहुत सारी बुक्स इसमें रोज़ शामिल की जाती हैं, रोज़ इस कंटेंट को अपलोड किया जाता है। मैं इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी फॉर एवर ग्रोइंग डिजिटल कंटेंट प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक सिंगल विंडो है जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स खोज सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी जो कंटेंट आपको सर्च करना है उस कंटेंट को ब्राउज कर सकते हैं। कंटेंट टाइप से आप सोर्स से, जहाँ से है उसको सोर्स से ब्राउज कर सकते हैं, सब्जेक्ट से ब्राउज कर सकते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज से ब्राउज कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट आपको सर्च करना है, कोई भी टॉपिक का सर्च करना है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें यूज़र्स की जानकारी भी अलग अलग है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो कंटेंट अलग रहेगा आपके लिए, अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं तो वो कंटेंट आपके लिए अलग रहेगा। तो ये लेवल ऑफ़ यूज़र्स भी अलग अलग लेवल ऑफ़ यूज़र्स सेट करके आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, नेचर साइंस, जितने टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट के आधार पर भी आप इस ऐप से अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में है, शायद इसमें कुछ लैंग्वेजेस और भी इंक्लूड की गई हैं, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है वो यही है कि ये इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में अवेलेबल है। ये भी एक मल्टी लैंग्वेज ऐप है। ये मैंने एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं, आप देखिए। इसमें गेट, IIT, JEE के कंटेंट भी अवेलेबल है, इनको भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और ये निरंतर बढ़ रहा है, आप इसको फ्री में अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही इनिशिएटिव ऐप है बच्चों को नॉलेज देने के लिए। अब दोस्तों अपन